हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। और इस चैप्टर के अंदर हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किस तरीके से मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और अगर हमने कोई एरर्स कमिट किया है पास्ट ईयर में तो हम उसे किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे। तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुकी हूँ। आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ मेथड, कि अगर अपनी जो हमारी कंपनी है अगर वो मेथड को चेंज करना चाहती है फ्रॉम SLM टू WDV और वाइस वर्सा फ्रॉम WDV टू SLM, या फिर वो अपना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे उन ट्रांजेक्शन्स का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चेंज ऑफ मेथड की थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। ये JR मोंगा की बुक है एंड इन्होंने बोला है कि डेप्रिसिएशन हमारा रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा कंजम्पशन पैटर्न कैसा है, यानी कि हम किस तरीके से अपनी एसेट को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर तो हम अपनी एसेट को सेम रेट से यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए स्ट्रेट लाइन मेथड इज बेटर, बट अगर हम इनिशियल ईयर्स में उसको ज्यादा यूज करते हैं लेकिन धीरे धीरे हम उसको कम यूज करते हैं एसेट को, तो फिर WDV बेटर होता है। तो हमारा डेप्रिसिएशन का जो भी हम मेथड यूज करते हैं वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हमारे कंजम्पशन पैटर्न कैसा है। अब देखिए, अगर एक फर्म किसी भी पर्टिकुलर मेथड को सिलेक्ट करती है या उसका पर्टिकुलर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिसाइड करती है तो उन्हें उसे कंसिस्टेंटली यूज करना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ईयर आपने SLM यूज किया है, नेक्स्ट ईयर आप WDV पर स्विच कर गए, फिर आपने SLM किया फिर WDV किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वंस अ पर्टिकुलर मेथड इज डिसाइडेड इट शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और ये प्रोविजन हमने वहां पर भी किया था जब हमने कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल किया था। तो उन्होंने यही बोला है कि कंसिस्टेंटली यूज करना चाहिए फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। बट कई बार अगर बिजनेस चाहते हैं कि वो अपने एग्जिस्टिंग मेथड को चेंज करना चाहते हैं या अपने डेप्रिसिएशन के रेट को चेंज करना चाहते हैं, तो अभी मैं 10% चार्ज कर रही हूँ लेकिन मैं उसे 20% चार्ज करना चाहती हूँ, तो अगर हम अपने एग्जिस्टिंग मेथड को या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, बट इन 4 कंडीशंस के अंदर। अगर हमारी इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन होती है तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हमें चेंज नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट है इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट या फिर लॉ। देखिए, अगर लॉ में लिख दिया, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट में बोल दिया कि आपको WDV यूज करना है और ये पर्टिकुलर इस बिजनेस के लिए है, तो उस बिजनेस को जो है वो WDV ही फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो SLM ही क्यों ना यूज कर रहे हो। तो इफ द अडॉप्शन ऑफ अ न्यू मेथड इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ तो उन्हें अपने मेथड को चेंज करना पड़ेगा। सेकंड होता है कि अगर इट इज रिक्वायर्ड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिख दिया, भाई लॉ तो साइलेंट है, लॉ ने बोल दिया कि चाहे आप WDV करो SLM करो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डाल दिया कि आपको SLM यूज करना है, तो फिर SLM ही यूज करना पड़ेगा। तो जितने भी बिजनेसेस अभी तक WDV कर रहे थे फिर उनको अपने मेथड्स को चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम SLM टू WDV। थर्ड है कि वेयर देयर इज अ चेंज इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। अगर हमें लग रहा है कि हमारा पैटर्न ऑफ कंजम्पशन जो है वो चेंज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर के लिए हमारा पैटर्न ऑफ कंजम्पशन क्या होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम समर में ज्यादा फर्नीचर यूज करते हैं और विंटर्स आता है तो हम अपने घर में बैठे रहते हैं तो हम ऑफिस ही नहीं जाते, तो हमारा फर्नीचर कम यूज होता है। तो फर्नीचर कैसी आइटम है जिसपे हमारा सेम पैटर्न ऑफ कंजम्पशन होता है, पूरे साल हम उसको उतना ही यूज करते हैं जितना करना चाहिए, तो वहां पे हमारे लिए SLM इज बेटर। तो अगर मुझे लग रहा है कि नहीं SLM की जगह मेरे लिए WDV बेटर है तो हमें वो यूज करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन आवर कंजम्पशन का पैटर्न कैसा है। तो अगर हम सेम कंजम्पशन का पैटर्न है तो SLM इज बेटर, और अगर हमारा जो पैटर्न है वो फ्लक्चुएट हो रहा है तो हमें WDV इज बेटर। फोर्थ पॉइंट है व्हेन इट इज कंसीडर्ड दैट द चेंज वुड रिजल्ट इन मोर एप्रोप्रिएट प्रिपरेशन या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सेम वैसा ही पॉइंट है कि अगर हमारा जो हम मेथड चेंज कर रहे हैं अगर उससे हमारा प्रेजेंटेशन या फिर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी प्रिपेयर होती हैं तो उस केस में भी हम अपनी मेथड को चेंज कर सकते हैं और हम न्यू मेथड को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 10 PPE। PPE हमारा नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है एंड इन्होंने बोला है कि जो भी हमारा चेंज होता है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि मैं 2020 अभी चल रहा है, मैं अभी तक SLM यूज कर रही थी एंड नाउ आई वांट टू स्विच टू WDV। अब मुझे WDV यूज करना है, तो मैं जो स्विचिंग कर रही हूँ 2020 में और एक एसेट मैंने 2015 में खरीदा था 2015 में, तो मुझे क्या सोचा है कि आज से मैं WDV लगाऊंगी, तो जो भी मेरी कैलकुलेशंस होंगी वो मेरी आज से स्टार्ट होगी ना कि 2015 से। तो ये होता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हुआ
कि जो भी हमने ट्रांजेक्शन आकर की जितना डेप्रिसिएशन आपने एसएलएम से किया उसको भूल जाओ। एसएलएम से क्या, ठीक है आपने एसएलएम किया, वो आपकी बुक्स में है, 2015 से 2019 तक आपने एसएलएम लगाया है, इट्स ओके। अब जितनी बुक वैल्यू बची है उसके ऊपर WDV लगाना स्टार्ट कर दो। सो दैट इज अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कि हम फ्यूचर से अब से डिसाइड किया है तो हम आज से ही कंसिडर करेंगे, पास्ट में जो हो गया वो हो गया, इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, अब वो हिस्ट्री का पार्ट बन गया, अब उसको भूल जाओ। और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव कि हमने पास्ट को ट्रांजेक्शन को भी कंसिडर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 2015 में एसेट लिया था, 2020 में हमने डिसाइड किया 2020 में कि हम अपना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि 2015 से लेके अभी तक की सारी कैलकुलेशंस करेंगे कि अगर मैंने डेप्रिसिएशन WDV से स्टार्टिंग से चार्ज किया होता तो मेरा कितना डेप्रिसिएशन बनता। तो यानी कि सारी कैलकुलेशंस को हम दोबारा करेंगे और जितना भी हमारा डेप्रिसिएशन है वो हम P&L अकाउंट से उसको सेट ऑफ करते या उसको एडजस्ट करते। तो ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब हम पुरानी डेट से हम उसको कर रहे हैं, और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब कि करंट डेट से हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, करंट अकाउंटिंग ईयर से हम कंसीडर कर रहे हैं, और जितने भी प्रीवियस ईयर में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसको कंप्लीटली हम इग्नोर कर देंगे। अब देखिए पहले क्या होता था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 था जिसका नाम था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो यही होता था कि हमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से देखना होता था, तो हम उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सारी कैलकुलेशंस दोबारा करते थे और फिर हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम उसको एडजस्ट करते थे। बट जब से हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो ऊपर PPE था ना उसका मतलब यही है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो जब से ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया है हमारी पोजीशन चेंज हो गई है, यानी कि अब जितनी भी कॉर्पोरेट्स हैं उनको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अपने मेथड को चेंज करना है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो बिजनेस है वो अपने मेथड को चेंज कर रहा है तो हमें प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही करना है, यानी कि करंट अकाउंटिंग ईयर से हमें उसको फॉलो करना है। पास्ट में जो ट्रांजेक्शन हो गई वो हो गई, अब उसको भूल जाओ। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करना, वो प्रोस्पेक्टिव करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहे रेट्रोस्पेक्टिव तभी रेट्रोस्पेक्टिव करना है, अदरवाइज प्रोस्पेक्टिव ही करना है। अगर क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, वो कुछ भी नहीं बताता, तो क्वेश्चन इज साइलेंट तो प्रोस्पेक्टिव, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन करता है तो रेट्रोस्पेक्टिव। तो चलिए अब इसको एग्जाम्पल से करते हैं। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 16, चेंज ऑफ मेथड की है, ये JR मोंगा की बुक से है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि बुक वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की 1 जनवरी 2018 को 2 लाख रुपीस की। मैंने आपको कहा था कि जब भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो हम इसका एक चार्ट बना लेंगे, ठीक है, टाइमलाइन बना लेंगे कि उससे हमें इजी रहता है ट्रांजेक्शन्स को देखने के लिए। तो क्वेश्चन ने मुझे बोला कि 2018 में 1 जनवरी 2018 को उनका बुक वैल्यू कितना है, 2 लाख रुपीज है। सो दिस इज द बुक वैल्यू। उसके बाद हमने न्यू मशीन को परचेज किया है 1 अक्टूबर 2018 को 10,000 रुपीज का। अब देखिए न्यू मशीन को परचेज किया 1 अक्टूबर 2018 को, न्यू मशीन परचेज की 10,000 रुपीज की। अब क्योंकि ये अक्टूबर 2018 की ट्रांजेक्शन है तो 2018 में हमारी 2 ट्रांजेक्शन है। और उसके बाद हमने 1 जुलाई 2019 को दूसरी मशीन को बाई किया 20,000 रुपीज का। अब ये जो ट्रांजेक्शन हुई है ये हमारी कौन से ईयर में हुई है, 2019 में। तो अब हमारी 18 में कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है तो 2018 की 2 ही ट्रांजेक्शन है। उसके बाद 2019 स्टार्ट होगा तो 1 जनवरी को हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। उसके बाद हमने 1 जुलाई को एक और एसेट बाय किया तो 20,000 रुपीज का एसेट बाय है, तो वो यहाँ पे लिख दिया मैंने कि 1 जुलाई को मैंने एसेट बाय किया 20,000 रुपीज का। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि 1 अप्रैल 2020 को प्लांट एंड मशीनरी जिसका बुक वैल्यू जो था वो 30,000 रुपीज था, उसको मैंने सेल किया 16,000 रुपीज पे। तो मैंने सेलिंग प्राइस 16,000 है। अब देखिए 1 अप्रैल 2020 को बेचा, अब 19 में भी कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है तो हमारा ईयर आया 2020। तो 1 जनवरी को पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। उसके बाद 1 अप्रैल को मैंने सेल किया 16,000 रुपीज का जिसका बुक वैल्यू 30,000 रुपीज था, और ये बुक वैल्यू कौन सी डेट को था, 1 जनवरी 2018। यानी कि ये जो 2 लाख रुपीज मुझे दिख रहा है इसमें 30,000 रुपीज वाली जो मशीन है उसको मैंने सेल कर दिया। अब मुझे इसकी जो बुक वैल्यू गिवन है मुझे इसको यहां तक लाना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि इसकी WDV अब क्या बची है, ठीक है। तो इन्होंने मुझे बुक वैल्यू नहीं बताई कि मेरी 1 अप्रैल को कितनी है, इन्होंने मुझे उसकी बुक वैल्यू बताई है कि यहाँ पे कितनी थी।
इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एसएलएम सिंस 2018। अब कंपनी की पॉलिसी है कि वो डेप्रिसिएशन 10% पे कैलकुलेट करती है 2018 से। इन 2020 इट इज डिसाइडेड टू चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम एसएलएम एट 10% टू डब्ल्यूडीवी 20%। अब 2020 में कंपनी ने डिसाइड किया कि हम एसएलएम नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे डब्ल्यूडीवी 20% पे। सो देयर इज अ चेंज ऑफ मेथड केस। अब हमें मशीनरी अकाउंट बनाया है 31 मार्च 2020 तक, तो हमें 3 साल का अकाउंट बनाना है 2018, 19 एंड 20 का। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ बुक वैल्यू पहले मैंने निकाल ली कि मुझे कितना था। उसने बोला कि बुक वैल्यू 1 जनवरी को था 30,000 रुपीज का। अभी क्वेश्चन ने बोला ना कि ऊपर उसका बुक वैल्यू 30,000 रुपीज था, तो बुक वैल्यू वॉज 30,000 रुपीज। अब देखिए डेप्रिसिएशन 2018 में 10% से कैलकुलेट किया, तो पूरे 2018 का डेप्रिसिएशन कितना हो गया 3,000 रुपीज। अब ये 3,000 रुपीज कैसे निकाला, एसएलएम था 10%, तो हर साल सेम ही रहेगा। उसके बाद 2019 आया, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 3,000 रुपीज। उसके बाद 2020 आया 10% फॉर 3 मंथ्स। अब अप्रैल में तो हमने मशीन को बेच दिया, तो हमें जनवरी का, फरवरी का एंड मार्च का, तो 3 महीने का हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 2020 के लिए 30,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स करेंगे तो 750 आएगा। सो दिस इज द टोटल डेप्रिसिएशन हमारी एसेट के ऊपर चार्ज हो जाना चाहिए था। तो आज उस एसेट की वैल्यू बचती है 232050। सो दिस इज अ बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल। अब हमने एसेट को बेचा कितने पर है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस 16,000 रुपीज। सो 7250 का मुझे क्या हो गया है, लॉस। सो दिस इज अ लॉस ऑन सेल ऑफ द एसेट। तो 7250 हमारा लॉस आ रहा है। अब चलिए हम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। मशीनरी अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, दिस साइड डेबिट, क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए 2018 में मुझे बैलेंस पता था कितना है, सो बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपीज। उसके बाद मैंने 1 अक्टूबर को मशीनरी बाय की थी ना, ये देखिए यहाँ पे 1 अक्टूबर को ट्रांजेक्शन थी, मशीन बाय की थी 10,000 की, तो मशीन बाय कर दी 1 अक्टूबर को, बैंक अकाउंट बाय 10,000 रुपीज। उसके बाद पूरे साल हमने कोई और ट्रांजेक्शन नहीं की, तो ईयर एंड पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट एसेट के ऊपर 20,000 रुपीज पूरा लग जाएगा, और जो सेकेंड एसेट थी उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का, क्योंकि देखिए अक्टूबर में बाय किया है ना, तो पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर एंड पूरा दिसंबर। तो 10,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स करेंगे तो आएगा 250 रुपीज। तो टोटल डेप्रिसिएशन आया 2250 एंड दोनों का बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेंगे तो आ जाएगा दिस वन। देखिए 2 लाख में से 20,000 गया तो 1,80,000 बची फर्स्ट मशीन की वैल्यू। 10,000 में से 250 का डेप्रिसिएशन लग गया तो सेकंड मशीन की वैल्यू बच गई 9750। सो दिस इज द बुक वैल्यू ऑफ द फर्स्ट मशीन एंड दिस इज द बुक वैल्यू ऑफ द सेकंड मशीन। इसके बाद 2019 में कोई और ट्रांजेक्शन नहीं थी 2018 में। अब हमारा 2019 आया, तो ये जो बैलेंस यहाँ पे था कैरी डाउन वो यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1 जनवरी को, तो इट इज 1,89,750। ड्यूरिंग द ईयर हमने एक मशीन बाय की थी, तो बैंक अकाउंट बाय 20,000 रुपीज, क्योंकि हमने 20,000 की मशीन को परचेज किया था। अब देखिए 2019 में हमने कोई और ट्रांजेक्शन नहीं की, तो सिंपल बैलेंस ब्रॉट डाउन था और 1 जुलाई को एसेट बाय किया था हमने, तो हमने एसेट को बाय कर लिया। अब कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, ईयर एंड पे हम अपनी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट मशीन के ऊपर क्योंकि एसएलएम है तो पूरे साल का लगेगा। सेकेंड मशीन 10,000 की थी, तो इसके ऊपर भी पूरे साल का लगेगा। एसएलएम में सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रहता है, तो 10,000 की मशीन पे 10% 1,01,000 रुपीज। उसके बाद हमने ये वाली मशीन जुलाई में परचेज की, तो ये हमें 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो 20,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 1,000 आएगा। दिस इज अ टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसकी टोटलिंग करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा बैलेंस कैरी डाउन है 1,87,750। अब देखिए यहाँ पे हमारी पहले थी ऊपर बुक वैल्यू 1,80,000, जिसमें से 20,000 का डेप्रिसिएशन निकला तो बच गई 1,60,000। दूसरी थी 9,750 की, उस पे लग गया 1,000 का डेप्रिसिएशन तो बच गई 8,750।
और तीसरी एसेट 20,000 की बाय की थी जिसपे 1,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो उसकी बुक वैल्यू बच गई 19,000। अब मैं इसको अलग अलग क्यों कर रही हूँ ये भी आपको आगे पता चलेगा कि मैंने ऐसे अलग अलग बुक वैल्यूज क्यों लिखी है। अब देखिए 2020 आ गया। 2020 में 1 जनवरी को बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,87,750 का। अब देखिए 2020 में हमने क्या किया था, हमने सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन की थी, वो भी सेलिंग की। तो ऑलरेडी मैं इसकी कैलकुलेशन हम वर्किंग नोट में कर चुके हैं कि हमें प्रॉफिट था या लॉस था। अब देखिए 1 अप्रैल आ गया। 1 अप्रैल को मैंने एसेट सेल कर दी 16,000 रुपीज की। डेप्रिसिएशन मैंने 750 कैलकुलेट किया था, तो 750 डेप्रिसिएशन अकाउंट, और बाकी का जो भी अमाउंट बच गया वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे 7250। तो मेरी जो एसेट है वो यहाँ से चली गई है, मशीन मेरी यहाँ से चली गई। अब इसके बाद 31 दिसंबर आया। 31 दिसंबर में हमने क्या पता था कि 1,60,000 की मशीन थी। 1,60,000 में से मेरी एक मशीन जो मैंने ऑलरेडी ऊपर सेल कर दी है, यहाँ पे सेल कर दी है, तो मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास कितने की मशीन बचेगी, तो देखिए 1,60,000 की मेरे पास मशीन थी जिसमें से मैं ऑलरेडी मशीन सेल कर चुकी हूँ 23,250। सॉरी ये गलत हो गया। देखिए 1,60,000 की मेरी बुक वैल्यू बची थी ऊपर, यहाँ पे मेरे पास बुक वैल्यू था 1,60,000 रुपीज। अब मैंने जो यहाँ पे मशीन को सेल किया है उसकी मेरे पास बुक वैल्यू कितनी बची थी, तो देखिए 30,000 रुपीज की बुक वैल्यू ये था। इसमें से 3,000 का डेप्रिसिएशन चला गया, 3,000 का डेप्रिसिएशन चला गया, तो 30,000 में से 6,000 का डेप्रिसिएशन चला गया, तो मेरे पास बुक वैल्यू कितना था 24,000 एज ऑन 1 जनवरी 2020। तो 1 जनवरी 2020 को उसका बुक वैल्यू 24,000 रुपीज था। तो ये जो 1,60,000 है इसमें से 24,000 की मशीन तो मैंने बेच दी, जो मशीन की बुक वैल्यू 24,000 थी, ये वाली मशीन तो मेरी चली गई है। तो अब मेरे पास बुक वैल्यू कितना बचा 1,36,000। अब इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एट द रेट 20% ऑन WDV मेथड, क्योंकि अब 2020 आ चुका है। अब हमने डिसाइड किया था अब हम WDV लगाएंगे 20 एट द रेट ऑफ 20%। तो 1,60,000 की मशीन की बुक वैल्यू थी जिसमें से 24,000 वाली एसेट को मैं बेच चुकी हूँ। तो अब मेरे पास मशीन बची है 1,36,000 की, और इसका हम 20% कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 27,200। उसके बाद मेरे पास एक मशीन है 8750 की, तो इसका 20% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1750। फिर मेरे पास थर्ड मशीन है 19,000 की, इसका 20% कैलकुलेट करेंगे तो 3800। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने हमारी जो बुक वैल्यूज बची थी सिंपल उसका 20% WDV से कैलकुलेट किया। तो 20% 20% एंड 20%, तो टोटल डेप्रिसिएशन आया 32,750 का। और जो भी हमारी बैलेंसिंग फिगर बच गई, तो थर्ड मशीन का इतना बैलेंस है, सेकंड मशीन का ये बैलेंस है, फर्स्ट मशीन का ये बैलेंस है। तो इस तरीके से हमारी टोटल मशीन की जो वैल्यू बची है वो है 1,31,000 रुपीज। सो दिस इज द वे आपको अपना मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। अगर चेंज ऑफ मेथड है कि हमने पिछले साल को नहीं छेड़ा, मैंने ना तो अपने 2018 को छेड़ा है ना मैंने अपने 2019 को छेड़ा है, मैंने सिर्फ 2020 में डिसाइड किया, तो मैंने 2020 से डेप्रिसिएशन न्यू मेथड से लगाया। इसी को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव मेथड, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट।